नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य किया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में इस महीने के अंत तक रात का कर्फ्यू बढ़ाया। कश्मीर घाटी में सभी डिग्री कॉलेज 11 महीने बाद फिर खुले, बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज। आज देश के कई भागों में बसंत पंचमी और मां सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। और चेन्नई में इंग्लैंड को भारत से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए 429 रन की और जरूरत। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना पर परामर्श के लिए आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार में प्रमुख वित्त विशेषज्ञ और सलाहकार सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। वे ढांचागत क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ विकास को गति देने और गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इस क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने पर विचार रखेंगे। इसके बाद 2 समानांतर समस्या समाधान सत्र होंगे, जिसमें बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार किया जाएगा। साथ ही परियोजनाओं की सूची बनाने के लिए मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न समूहों के विशेषज्ञों के बीच चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5,000 करोड़ रुपए की 16वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से लगभग 4,597 करोड़ रुपए की राशि 23 राज्यों को जारी की गई है, जबकि 402 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को दी गई है, जो जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल अनुमानित जीएसटी मुआवजे की कमी का 86% जारी किया गया है। इसमें से लगभग 86,730 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई है और इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 8,270 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 की हमारी श्रृंखला में आज हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित बजट घोषणाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोविड-19 के कारण मंदी और आर्थिक कठिनाई के बावजूद केंद्र सरकार ने देश के सभी वर्गों और क्षेत्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। 2021-22 के आम बजट में सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए विशेष ध्यान दिया है। संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बजटीय प्रावधानों का आकलन किया है। वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए 30,757 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस कुल राशि में से 279 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में आपदा कोष के लिए दिया गया है, जबकि 30,478 करोड़ रुपए संसाधन संबंधी कमी को पूरा करने के लिए दिया गया है। वहीं लद्दाख के लिए बजट में 5,958 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से 84 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रामीण विकास, जबकि लगभग 224 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा क्षेत्र के लिए किया गया है। इसके अलावा 65 करोड़ रुपए से अधिक की लोक निर्माण कार्य के लिए, 55 करोड़ की राशि विमानन क्षेत्र तथा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्यटन क्षेत्र के लिए किया गया है। लद्दाख क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में लेह में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात कही गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में चितौरा झील के विकास कार्यों और महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखेंगे। ये समारोह महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना में घोड़े पर सवार महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा की स्थापना और पर्यटन स्थल पर जलपान गृह, पर्यटक निवास गृह
और बच्चों के लिए पार्क जैसी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। महाराजा सुहेलदेव की निष्ठा और देश सेवा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्मारक स्थल के विकसित होने के साथ ही देश को महाराजा सुहेलदेव की वीरगाथा के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रयास से इस क्षेत्र में पर्यटकों के आने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। प्रदेश सरकार ने बसंत पंचमी के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह आज पूरे प्रदेश में आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि सभी मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जयंती समारोह शहीद स्मारकों और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्थलों पर आयोजित किए जाएं। यह आयोजन जनप्रतिनिधियों, एनएसएस, एनसीसी और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों, स्काउट एंड गाइड और प्रमुख लोगों की उपस्थिति में आयोजित किए जा रहे हैं। आज शाम के समय शहीद स्मारकों पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी और पुलिस बैंड पर राष्ट्रध्वनि बजाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर विभिन्न शहीद स्मारकों पर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में महाराजा सुहेलदेव की यादगार में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। राजमार्गों के टोल प्लाजा पर सभी लेन कल आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से 2 गुना भुगतान करना होगा। आकाशवाणी से बातचीत में सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। FASTag will ensure that non-stop movement will happen at all toll plazas, and there will be cashless payment. There will be very limited traffic congestion. In fact, traffic congestion will be totally eliminated. The commute time will go down. The consumers will get the toll statements, the money they have paid at all the toll stations, in an electronic fashion whenever they require. And there will be lower operating costs for the toll operators, which will again transform into less cost for government and to the public. फास्टैग एक RFID टैग है जिसे भुगतान माध्यम से जोड़ा गया है और इसे किसी वाहन के विंड स्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगाया गया RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। फास्टैग व्यवस्था किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटियों की गुंजाइश को कम करने के साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह बताया है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर होने वाले ईंधन की खपत के कम होने से वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में खासी कमी आएगी। उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण के लिए राजमार्ग प्राधिकरण ने 24 घंटे की हेल्पलाइन नंबर 1033 को भी स्थापित किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए, कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त।
समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें इस महीने की 13 तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय 18 टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इंकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोविड-19 की स्थिति के बारे में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 7 दिन में देश में 188 जिलों में कोविड संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला और 76 जिलों में पिछले 28 दिन से संक्रमण का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के साथ ही लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश के स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था मजबूत हुई है क्योंकि देश ने आपदा को अवसर में बदला है। आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से इस भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। बिहार में कल 12,101 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके की पहली खुराक 16 जनवरी को दी गई थी। कुल 4,95,792 लाभार्थियों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। राज्य में इस टीके के दुष्प्रभाव की कोई खबर नहीं है। राज्य में अब तक 2,59,670 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 99.19% तक पहुंच गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.90% अधिक है। गुजरात में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के दूसरे टीके के लिए अभियान कल से शुरू हो गया। राज्य में जिन लोगों को 16 जनवरी को कोविड का पहला टीका लगाया गया था उन्हीं को दूसरा टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। राज्य में अब तक 80% स्वास्थ्य कर्मियों और अगली पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का काम पूरा हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य के 337 केंद्रों पर कल 5,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया गया। राज्य में अब तक लगभग 7,96,000 लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है, जिसमें 4 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 249 ताजा मामले सामने आए। राज्य में कोविड से ठीक होने की दर अब 97.70% हुई है। हालांकि राज्य में अभी भी कोविड के 1,708 सक्रिय मामले हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कल अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत जैसे 4 प्रमुख शहरों में रात्रि के कर्फ्यू को 28 फरवरी की मध्यरात्रि तक बढ़ाने का निर्णय किया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ओडिशा में भी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण कल शुरू हुआ। राज्य में 126 से अधिक सत्र स्थलों पर 10,000 से अधिक ऐसे कर्मचारियों को कल दूसरे चरण में टीका लगाया गया जिनका पहले चरण में टीकाकरण हुआ था। कर्नाटक में कल 16,242 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को कोविड टीके लगाए गए। राज्य में 538 सत्रों में 61,377 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाने की योजना तैयार की गई थी। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक 5,12,876 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीके लगाए गए। राज्य में कल 368 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 430 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य किया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में इस महीने के अंत तक रात का कर्फ्यू बढ़ाया। कश्मीर घाटी में सभी डिग्री कॉलेज 11 महीने बाद फिर खुले, बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज। आज देश के कई भागों में बसंत पंचमी और मां सरस्वती पूजा का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है और चेन्नई में इंग्लैंड को भारत से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए 429 रनों की और जरूरत। कश्मीर घाटी में लगभग 11 महीने के बाद कल सभी डिग्री कॉलेज खुल गए। सभी कॉलेज पिछले वर्ष मार्च में कोविड महामारी फैलने के बाद बंद कर दिए गए थे। राज्य में उच्च शिक्षा विभाग ने कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया। इस दौरान सुरक्षित दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कॉलेज खुलने के पहले दिन समूची घाटी के सभी कॉलेजों में छात्र और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। विद्यार्थियों में शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू होने की खुशी दिख रही थी। लगभग 11 महीने के अंतराल के बाद छात्र ऑफलाइन तरीके से शिक्षा ग्रहण करने को लेकर उत्साहित थे। देश भर में केंद्रीय विद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित पढ़ाई फिर शुरू कर दी है। इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है। केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर से दोबारा चरणबद्ध रूप से खुलने शुरू हुए थे। इस महीने की 11 तारीख तक एकत्र आंकड़ों के अनुसार औसतन कक्षा 9 के 42%, कक्षा 10 के 65%, कक्षा 11 के 48% और कक्षा 12 के 67% छात्र कक्षाओं में पहुंच रहे हैं। इन आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। जिन राज्यों में वहां की सरकारों ने छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, वहां केंद्रीय विद्यालयों में पहली से लेकर 8वीं तक की भी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी बचाव मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू स्थानिक आंकड़े जुटाने और मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि ये दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। ये सुधार देश के स्टार्टअप्स, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों के लिए नवाचार तथा श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने के अवसर खोलेंगे। इससे रोजगार मिलेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि नए भू स्थानिक आंकड़े और मानचित्र नियम दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इनसे स्टार्टअप और मानचित्र उन्नयन को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। Surveying and mapping are vital in planning, development services and governance in all sectors. These new guidelines shall significantly benefit diverse sectors of the economy and enhance preparedness of the country for the emergency responses also. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक भू स्थानिक आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम NTLF को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। NTLF का ये 29वां संस्करण है जो 19 फरवरी तक चलेगा। ये नेस्कॉम का प्रमुख आयोजन है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल, यानी बेहतर स्थिति के लिए भविष्य का निर्माण। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों के 16,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बातचीत के दौरान 30 से अधिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल तमिलनाडु में तेल और गैस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इनकी आधारशिला रखेंगे।
वे मनाली में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रामनाथपुरम तुतुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और गैसोलीन डीसल्फराइजेशन इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे नागपट्टिनम में कावेरी बेसिन तेल शोधन कारखाने की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं से व्यापक सामाजिक आर्थिक लाभ होगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान गृहमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के समारोह की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की। उत्तराखंड के तपोवन में सुरंग में फंसे 25 से 35 लोगों की तलाश और बचाव कार्य दिन रात जारी है। अभी तक 56 शव निकाले गए हैं और लगभग 148 लोग अभी लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चमोली जिले के रैणी और तपोवन क्षेत्र से पिछले 48 घंटों में 18 शव मिले हैं। तपोवन और रैणी गांव में अचानक आई बाढ़ से हुए हादसे को 9 दिन बीत चुके हैं। बचाव दल 24 घंटे तलाशी अभियान में लगा हुआ है। हालांकि सुरंग से लाशों के मिलने का क्रम शुरू होने के साथ ही वो लोग जिनके परिजन अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं, उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। आकाशवाणी समाचार ने ऐसे दुखी परिजनों से बात की जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए थे। इनमें एक ठेकेदार और उनके साथ 4 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी 4 पहिया वाहन के द्वारा सुरंग के अंदर गए हुए थे और अचानक आई बाढ़ में सुरंग के भीतर ही फंस गए। प्रशासन ने इन परिवारों के कुछ व्यक्तियों को सुरंग में हो रही तलाशी अभियान के दौरान मौजूद रहने की इजाजत भी दी है, लेकिन अब 9 दिन बीत चुके हैं और इन परिवारों की उम्मीद डगमगाने लगी है। उनका कहना है कि अब भगवान ही कोई करिश्मा कर सकते हैं। हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद बचाव दल के लोग सुरंग में लगातार तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। अभी तक बचाव दल इस सुरंग में 150 मीटर तक पहुंच चुका है, जो कि कुल 180 मीटर लंबी है और आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। पूरी रात सुरंग से मलबा निकालने का काम भी लगातार जारी रहा। देहरादून से राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रैणी गांव, तपोवन, चमोली। चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड दूसरी पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। डॉन लॉरेंस 19 और जो रूट 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इंग्लैंड को 482 रन का लक्ष्य मिला था। उसे जीत के लिए अभी 429 रन की जरूरत है। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे अधिक 106 रन की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान विराट कोहली ने 62 और रोहित शर्मा ने 26 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड की ओर से मोइन अली और जैक लीच ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। ओलिस्टोन ने 1 विकेट लिया। भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में 134 रन पर समेटकर 195 रन की बढ़त ली थी। अश्विन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था और अक्षर पटेल तथा ईशांत शर्मा ने 2-2 विकेट लिए थे। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। देश भर में आज बसंत पंचमी और मां सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु, विशेषकर छात्र, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मां सरस्वती की पूजा धार्मिक उत्साह और परंपरागत ढंग से मनाई जा रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनजर पूजा में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है। वसंत पंचमी के दिन सभी उम्र के छात्र ज्ञान, सौंदर्य, संगीत और कला की देवी सरस्वती से आशीर्वाद लेते हैं। छोटे बच्चों को अक्षर से पहली बार परिचित कराया जाता है। ये रीति बंगाल में हाथेखोड़ी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस साल कोविड महामारी के स्थिति के कारण तस्वीर कुछ अलग है। कई स्कूलों और कॉलेजों में न्यू नॉर्मल सरस्वती पूजा की थीम का हिस्सा है। कई स्कूल तथा कॉलेज परिसर से पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि सभी छात्र भाग ले सके। कुछ स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र को छोटे समूहों में विभाजित किया गया है, जबकि कुछ स्कूलों ने शिक्षकों और प्रशासन के साथ केवल छात्र परिषद को पूजा में शामिल होने की अनुमति दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पर देशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने बसंत के आगमन पर लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है।
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बसंत पंचमी के अवसर पर बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने ज्ञान और बुद्धि के साथ आशीर्वाद देने के लिए देवी सरस्वती से प्रार्थना की है। दिल्ली पुलिस आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर दिल्ली पुलिस के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। श्री शाह ने ट्वीट में दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाहियों के साहस, संयम और दृढ़ निश्चय के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के कार्य में लगातार लगी हुई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकोर के जल्द बिक्री के लिए पट्टे पर भूमि देने की नीति मंजूर करने के दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा कि कॉनकोर के संबंध में पट्टे और लाइसेंस देने की रेल मंत्रालय की किसी भी नीति को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए बदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सकें। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और अब विशाल बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद लवलीन। दिल्ली पुलिस का ये दावा कि टूल किट सोची समझी साजिश थी हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा था टूल किट। कुछ अखबारों ने टूल किट क्या है इसे विस्तार से समझाया है। दैनिक भास्कर की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप, फेसबुक को डाटा शेयरिंग को लेकर पॉलिसी स्पष्ट करनी चाहिए। जनसत्ता लिखता है नई नीति के लिए व्हाट्सएप को नोटिस। शीर्ष अदालत ने कहा आपके पैसे से ज्यादा निजता की अहमियत। 50 साल से बड़े लोगों को मार्च से लगेगा टीका हिंदुस्तान में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा ने स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को दिया है कि 18 से 19 कंपनियां कोविड टीका तैयार करने में जुटी हैं और वे नैदानिक परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं। दैनिक जागरण ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को दिया है कि लुक ईस्ट पॉलिसी से असम बनेगा विकसित और इस नीति से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। युद्ध जैसी चुनौतियों में सूचना के लिए विदेशी एजेंसियों पर नहीं होना होगा निर्भर शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है भू स्थानिक डाटा से जुड़ी नीतियों को सरल करेगी सरकार। सैटेलाइट से मिले डाटा पर अब सरकारी बंधन नहीं, पर संवेदनशील मामलों पर जारी रहेंगी बंदिशें। नवभारत टाइम्स की खबर है, राजस्थान पत्रिका लिखता है कि निजी स्टार्टअप का उपग्रह भगवद गीता की एक प्रति और प्रधानमंत्री मोदी के नाम और तस्वीर के साथ 25,000 लोगों के नाम लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के किनारे सुविधाएं बढ़ाने के लिए बनाए गए नए नियम की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है राजमार्गों पर यात्रियों और वाहन चालकों के लिए विकसित होंगे खानपान, रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाएं। राजस्थान पत्रिका ने छात्रों की रौनक लौटी शीर्षक से लिखा है कश्मीर में फिर से खुले डिग्री कॉलेज। पत्र ने इसे सचित्र दिया है। कोलकाता की एक महिला द्वारा अनाथ को किडनी देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा को नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने दिया है। पत्र ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने प्रशंसा पत्र में लिखा है बिना स्वार्थ वाले सेवा भाव की जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ढांचागत क्षेत्रों में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी कार्यान्वयन की योजना पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य किया। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में इस महीने के अंत तक रात का कर्फ्यू बढ़ाया। कश्मीर घाटी में सभी डिग्री कॉलेज 11 महीने बाद फिर खुले, बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।